वन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट द सीड्स। और इस पर्टिकुलर पार्ट में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एक सीड बनता है। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और सीड की जितनी भी वेरियस बातें होती हैं वो सारी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि जो सीड के बाद जो फ्रूट बनता है वो फ्रूट कैसे बन सकता है। और फिर दो पर्टिकुलर प्रोसेसेस हैं, एपोमिक्सिस और एब्रियोनी, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू हैव switched to 1.25x स्पीड, है ना, तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कि सीड्स जो एंजियोस्पर्म्स में होते हैं, द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है ना, ये हमने पढ़ा था। तो इट ऑफन ज्यादातर डिस्क्राइब एज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी है 10th क्लास में कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड के अंदर, और जो ओवरी है वो कन्वर्ट होता है फ्रूट के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन से पहले ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड्स फ्रूट, है ना, फ्रूट के अंदर होता है, क्योंकि ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है तो फ्रूट के अंदर सीड होते हैं, है ना। ये बिल्कुल क्लियर बात है और ये हम ऑब्जर्व भी करते हैं, फ्रूट के अंदर सीड मिलते हैं चाहे वो कोई सा भी फ्रूट हो। तो अब आगे बढ़ते हैं। अ सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट्स, उसके अंदर सीड कोट होते हैं, मतलब सीड की जो कवरिंग होती है वो होते हैं, कॉटिलिडन्स होते हैं, और एम्ब्रियो एक्सिस होता है। एम्ब्रियो एक्सिस का मतलब प्रीम्यूलर रेडिकल वाला पार्ट जो हमने पढ़ा था। The cotyledons of the embryo are simple structures, generally thick and swollen due to the storage of the reserve food as in legumes। मतलब कि जैसे कि दाने होते हैं तो उसमें हमने cotyledons वाले पार्ट में देखा है कि उसमें स्टोरेज के लिए मटेरियल होता है और इसलिए वो स्वलन, वो फूला हुआ पार्ट होता है ना। तो मेच्योर सीड्स मतलब कि जो सीड पूरा बन गया है, या तो वो एल्बुमिनस होगा या फिर वो नॉन एल्बुमिनस होगा। तो इसके बारे में यहाँ पर बता रखा है। तो नॉन एल्बुमिनस का मतलब हमने एक चीज पढ़ी थी, इस चीज को हमने दूसरे नाम से पढ़ा है। दूसरा नाम कौन सा है बता। एंडोस्पर्मिक, ये वाला जो पार्ट हमने पढ़ा था कि एंडोस्पर्म अगर प्रेजेंट है, परसिस्ट करता है, तो वो तो हो गया एंडोस्पर्मिक सीड। अदरवाइज वो हो गया एक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो सीड्स में भी नॉन एल्बुमिनस मतलब कि नॉन एंडोस्पर्मिक मतलब कि एंडोस्पर्म नहीं है, और एक्स एल्बुमिनस मतलब कि उसमें एंडोस्पर्म पहले था लेकिन अब वो खत्म हो चुका है, ये कहने का मतलब है। तो नॉन एल्बुमिनस सीड हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, एज इट इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। इसमें हमने एग्जांपल्स पहले ही पढ़े थे, पी, ग्राउंडनट, और एक और पढ़ा था हमने, अगर आपको याद हो। आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, सॉरी ये रहा, पी, ग्राउंडनट और बीन्स, है ना। तो यहां पर आप चाहो तो अलग से बीन्स ऐड कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। अब एल्बुमिनस सीड कौन से होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म बच जाता है, तो एल्बुमिनस सीड रिटेन, रिटेन का मतलब बचाते हैं, बचत करना, रिटेन का मतलब होता है बचत करना। A part of endosperm as it is not completely used up during the embryo development। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में पूरा का पूरा जो है हमारा एंडोस्पर्म वो कंज्यूम नहीं हुआ, तो थोड़ा बहुत जो बच गया है वो सीड में भी बचा रहता है। ठीक है, तो उसमें होता है वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, इन सब में एंडोस्पर्म बचा हुआ है। तो ये सारे के सारे हो जाते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, मतलब कि एंडोस्पर्म इनमें परसिस्ट करता है, रहता है। ओकेजनली इन सम ऑफ द सीड्स सच एज ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर पता लग गया ना, काली मिर्च, है ना। बीट, बीट का मतलब क्या होता है, बीट का मतलब होता है जो हिंदी में हम पढ़ते हैं ना बीट रूट, जो शक्करकंदी जिसको बोलते हैं वो। तो द रेमिनेंट्स ऑफ द न्यूसेलस, अब ये न्यूसेलस अगर आपको ध्यान हो तो हमने ये पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर एम्ब्रियो सैक है, और एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ जो एक न्यूट्रिटिव टिश्यू था, न्यूसेलस, ओव्यूल के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था, है ना, न्यूसेलस। तो ये वो वाला न्यूसेलस है। ठीक है, तो एक तो ब्लैक पेपर हो गया और एक बीट हो गया। तो ब्लैक पेपर और बीट में न्यूसेलस तक बचा हुआ है भाई साहब। तो जब न्यूसेलस परसिस्टेंट है, परसिस्टेंट का मतलब होता है जो मतलब एडवर्स कंडीशंस के बाद भी बचा रह जाए, उसको बोलते हैं परसिस्टेंट। तो किसी किसी सीड में एंडोस्पर्म की हम बात नहीं कर रहे, हम कॉटिलिडन की बात नहीं कर रहे, किसी किसी में तो भाई न्यूसेलस भी बचा रह जाता है। तो ऐसे कौन से हैं पर्टिकुलर वे, ब्लैक पेपर और बीट। ठीक है, दिस रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस इज द पेरिस्पर्म। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, पेरिस्पर्म। तो इसका मतलब
कुछ अब हमने सीड्स के बारे में अगर हम बात करें तो सीड्स की हमने 3 कैटेगरी पढ़ ली। कौन सी? हमने पढ़ लिया एंडोस्पर्मिक, है ना। दूसरा हमने पढ़ लिया नॉन एंडोस्पर्मिक, और तीसरा हमने पढ़ लिया अभी पढ़ा पेरीस्पर्मिक सीड। तो 3 टाइप के हमने सीड्स पढ़ लिए, एंडोस्पर्मिक सीड्स, पेरीस्पर्मिक सीड्स और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, है ना। तो ये हमारे पास 3 टाइप के सीड्स आ गए। अब इन सीड से रिलेटेड कुछ और एस्पेक्ट्स को हमें पढ़ना है। कैसे एस्पेक्ट्स, अब इसका मतलब समझेंगे। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर लाइन दे रखी है जिसके लिए हम 11th क्लास की बुक को रेफर करेंगे और पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे, ठीक है। द इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल। अब इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल का मतलब मैं आपको वापस लेके चलता हूं, ज्यादा पीछे चले गए हैं, कोई बात नहीं, वापस से जाते हैं। हाँ, तो यहां पर आपको दिख रही है ना इंटेग्यूमेंट कवरिंग, बेसिकली आउटर और इनर कवरिंग, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, ये जो हमने ओव्यूल के स्ट्रक्चर में पढ़ा था, ठीक है। ओव्यूल के स्ट्रक्चर में जो हमने आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट्स जो ये पढ़े हैं, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि हार्डन, ये सख्त हो जाती है, सख्त लौंडा नहीं होना है, सख्त होना है केवल, है ना। तो ये सख्त हो जाते हैं एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स। तो टफ हो जाते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं और आगे जाके सीड कोट्स बनाते हैं। सीड कोट्स का मतलब कि सीड के चारों तरफ कवरिंग बना लेते हैं। तो 2 इंटेग्यूमेंट है तो कितनी कवरिंग बनेंगी? 2 कवरिंग बनेंगी, है ना। तो माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट। दिस फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। क्या मतलब इस चीज का, समझते हैं। इसको हम डायग्राम से देखते हैं, ओके। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप जो ये वाला जिसमें माइक्रोपाइल, हाइलम और सीड कोड दिया हुआ है, आप वो देखिए। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ये दिखा रखा है, एक सीड है, उसमें आपको एक माइक्रोपाइल दिखा रखा है, राइट। तो ये माइक्रोपाइल पता है कौन सा है? ये माइक्रोपाइल कौन सा माइक्रोपाइल है? हमने माइक्रोपाइल तो एक ही पढ़ा है। कौन सा पढ़ा है? ओव्यूल में जो छोटा सा जहां पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होती है, एग्जैक्टली ये वही माइक्रोपाइल है। ओव्यूल का जो माइक्रोपाइल था जहां से इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट होती है, अगर हम देखना चाहें तो यहां पर प्रेजेंट होगा। थोड़ा सा और पीछे ले जाते हैं, ओके, ये रहा। तो यहाँ पर जो ये मैंने आपको बताया था कि माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है ना, और मैक्सिमम केसेस में पोरोगैमी होती है। तो जो माइक्रोपाइल है, ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है जहाँ से एब्सेंट है, यही स्ट्रक्चर हमें सीड कोट में देखने को मिला है यहाँ पर, और यहाँ सॉरी सीड में देखने को मिला। और ये छोटा सा जो होल होता है ये आपको ग्राम चने में दिख जाएगा। तो ये क्या होता है? माइक्रोपाइल होता है। और इसी के थ्रू वाटर, ऑक्सीजन इसी के थ्रू जाती है सीड के अंदर, जिससे वो आगे जाके जर्मिनेशन कर पाता है सीड, ठीक है, ओके। अब जो मैंने इंटेग्यूमेंट्स की जो बात करी थी, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट्स, उसके बारे में क्या है ना। तो देखिए, जो सीड कोट जो होता है उसके बारे में हमने 11th क्लास में पढ़ा था। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड द सीड कोट, है ना, उसको सीड कोट बोलते हैं। और द सीड कोट हैज 2 लेयर्स, उसकी सीड कोट की 2 लेयर होती है। सबसे बाहर की जो होती है वो होती है टेस्टा, और जो अंदर की होती है वो होती है टेगमेन। तो टेस्टा और टेगमेन नाम की 2 लेयर्स हैं। और जस्ट अभी हमने पढ़ा, कहाँ पढ़ा, ओके, जस्ट अभी हमने पढ़ा है कि भाई टेस्टा और टेगमेन और कुछ नहीं, क्या है, जो हमारे ओव्यूल है उसकी लेयर्स हैं, इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स। ये रहा, इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल जो है वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है और सीड कोट की कवरिंग हो जाती है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ये आउटर इंटेग्यूमेंट है और एक हमारी इनर इंटेग्यूमेंट, मैंने आपको जस्ट अभी डायग्राम में दिखाई, है ना। तो आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट, थोड़ा सा ऊपर करके लिखता हूँ ताकि इनर वाला आपको दिखाई दे जाए, ठीक है। तो आउटर इंटेग्यूमेंट बनाएगा टेक्स्टा और ये बनाएगा टेगमेन, है ना। तो आपको अब आप इसको 11th क्लास के मटेरियल से रिलेट कर पा रहे हो कि हमने एक चीज पढ़ी थी भाई, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, और हमने सीड कोड के बारे में टेस्टा टेगमेन पढ़ा था। तो ये आगे जाके इसमें कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ओव्यूल जो है, जैसा कि हमने पढ़ा, सीड में कन्वर्ट होता है। तो वो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स, मतलब उसका इंटेग्यूमेंट्स जो है उसके इस तरीके से आगे जाके डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। एज द सीड मैच्योर्स, जैसे ही सीड जो होता है वो मैच्योर होता है, इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस, उसका जो वाटर कंटेंट है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। एंड द सीड्स बिकम रिलेटिवली ड्राई, जो सीड्स होते हैं वो रिलेटिवली ड्राई हो जाते हैं, बिल्कुल सूखे हो जाते हैं। 15 to 10% मॉइस्चर बाय मास, उनका मॉइस्चर कंटेंट बेसिकली रिड्यूस हो जाता है, ये कहने का मतलब है।
द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लोज डाउन। जो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है उसकी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी। क्यों स्लो डाउन हो जाएगी? क्योंकि उसका वाटर कंटेंट भी कम हो गया। वो तब तक स्लो डाउन रहेगी जब तक उसको जर्मिनेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एम्ब्रियो में एंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। तो एम्ब्रियो तब तक के लिए इनएक्टिव पड़ा हुआ है ना। जैसे क्लास में भी एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो एक स्ट्रिक्ट टीचर अगर प्रेजेंट है तो उसके सामने तो बिल्कुल सीधा, और अगर कोई एक टीचर आते हैं जो थोड़े से लीनियंट है, थोड़े से मतलब इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, तो वो अपनी एक्टिविटी चालू कर देता है ना। तो बिल्कुल द एम्ब्रियो कभी कभी एक स्टेट में पहुंच जाता है जिसमें वो इनएक्टिव रहता है, और उस स्टेट को हम बोलते हैं डोरमेंसी। मतलब वो शांति से पड़ा हुआ है, कुछ डिवाइड नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। और इफ फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल, अगर फेवरेबल कंडीशंस मतलब इस ग्रोथ की कंडीशंस आई, उसको पानी मिला, धूप मिला, ऑक्सीजन मिली, अगर ऐसा होता है, एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन और सुटेबल टेम्परेचर अगर मिलता है, दे जर्मिनेट, वो आराम से जर्मिनेशन शो कर सकता है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं ओव्यूल्स जो होते हैं वो मैच्योर करते हैं सीड्स में। द ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट। ठीक है, दैट मीन्स दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ओव्यूल्स इन द सीड एंड ओवरी इनटू द फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली, एक साथ होते हैं इनका डेवलपमेंट। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट, वॉल ऑफ द फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प। तो जो फ्रूट की जो एक लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। द फ्रूट्स में बी फ्लैशी एज इन गुआवा, ऑरेंज और मैंगो, वो फ्लैशी भी हो सकते हैं और हो सकता है वो ड्राई हो जाए, जैसे कि ग्राउंड नट में होता है, एंड मस्टर्ड में। तो उसकी जो बाहर की लेयर होती है फ्रूट की, वो कैसी होती है? ड्राई होती है ना। और फ्रूट के अंदर सीड प्रेजेंट होता है। ओके, मेनी फ्रूट्स हैव इवोल्व मैकेनिज्म्स फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। अब क्योंकि देखिए फ्रूट बेसिकली नए प्लांट को जन्म नहीं दे सकता, सीड नए प्लांट को जन्म देता है। तो हम क्या देखते हैं कि जो बहुत सारे फ्रूट्स हैं उन्होंने अलग अलग मैकेनिज्म्स डेवलप करे हैं ताकि वो अपने सीड को दूर दूर तक फैला सके। ठीक है, तो इसमें हम रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स एंड देयर डिस्पर्सल मैकेनिज्म दैट यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लास। तो उसके बाद हमने अलग अलग तरीके के फ्रूट और सीड डिस्पर्सल के मैकेनिज्म्स जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं लोअर क्लासेस में, उसकी बात कर रहे हैं कि उसको आप याद कर सकते हो। ओके, अब आते हैं ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट से। इनका बेसिकली मतलब क्या है? इन मोस्ट ऑफ द प्लांट बाय द टाइम ऑफ फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी द अदर फ्लोरल पार्ट्स। अदर फ्लोरल पार्ट्स मतलब जैसे कि पेटल हो गए, है ना, जैसे कि सेपल्स हो गए, जैसे कि स्टिग्मा स्टाइल हो गया। तो ओवरी का तो काम है, स्टिग्मा स्टाइल का होगा क्या? दे विल डीजनरेट एंड फॉल ऑफ, वो सूख के नीचे गिर जाएंगे। मे बी कैलेक्स जो होता है, सेपल वाला जो पार्ट होता है, मे बी वो बच सकता है, किसी किसी में बच जाता है, लेकिन पेटल वाला पार्ट तो हट ही जाएगा। However, in few species such as apple, strawberry, cashew, the thalamus also contributes the fruit formation. अब ये थैलेमस क्या है? राइट, थैलेमस समझते हैं। देखो इस तरीके से एक डंडी है, वो फिर उसके बाद वो डंडी थोड़ी सी मोटी हो गई, ठीक है, और उसके बाद इस डंडी पे से हमारे सारे के सारे फ्रूट के पार्ट्स आ रहे हैं, मतलब फ्लावर आ रहा है बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से। ये अच्छा फ्लावर नहीं बन रहा, आई नो, बट ऐसे निकल रहा है, और यहीं से हमारा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वगैरह सब कुछ यहीं से निकल रहा है। और ये रहा हमारा एंथर भी यहीं से आ गया, देखिए। तो सब कुछ इसी बेस से आ रहा है, ये जो स्वलन बेस है ना। तो ये एक ऐसा बेस है जो कि थोड़ा सा मोटा सा हुआ है। तो ये जो स्वलन बेस है, दिस इज कॉल्ड, इसी को बोलते हैं थैलमस। तो कह सकते हैं इस तरीके से, अगर हम कोई मुट्ठी बनाए तो ये पार्ट पतला है ना, ये वाला पार्ट पतला है, उसके बाद एक मोटा सा पार्ट आता है, ये वाला मोटा सा पार्ट आ गया एक, है ना। तो ये जो मोटा सा पार्ट आता है दैट इज बेसिकली द थैलमस। ठीक है, ये थैलमस होता है। अब ये थैलमस है क्या? देखो टेक्निकली तो ओवरी जो थैलमस के ऊपर प्रेजेंट होती है, यहां से फ्रूट मिलना चाहिए था, लेकिन किसी किसी केस में ओवरी ने पार्टिसिपेट नहीं करा फ्रूट फॉर्मेशन में, थैलमस ने कर लिया। लेकिन एक मिनट, हमने तो पढ़ा था कि ओवरी फ्रूट में डेवलप करती है, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए जब थैलेमस से फ्रूट बन गया, मान लीजिए थैलेमस से फ्रूट बन गया, हमने कहा कि भाई फ्रूट तो बन गया, लेकिन ये फॉल्स फ्रूट है, ये गलत टाइप का फ्रूट है इसका, क्योंकि ओरिजिन जो है वो ओवरी से नहीं हुआ। तो सच फ्रूट्स आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। ऐसे फ्रूट्स को क्या बोलते हैं? हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, जिनका ओरिजिन ओवरी से नहीं हुआ। ठीक है, सो मोस्ट फ्रूट्स हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम दी ओवरी एंड आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स। जो ओवरी से ही डेवलप हुए हैं वो तो ट्रू फ्रूट्स कहलाएंगे, लेकिन जो ओवरी के अलावा बाकी किसी पार्ट से आए हैं दैट इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट।
केवल थैलेमस नहीं, अगर बाकी किसी पार्ट से भी आ रहा है तो भी हम उसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं. Although in most of the species, fruits are the result of fertilization, there are few species in which the fruits develop without fertilization. मतलब देखो फ्रूट जो होता है ना वो डेवलप करता है फर्टिलाइजेशन के बाद. हमने पढ़ा कि जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट होगा, ओवरी जो होगा वो फ्रूट में कन्वर्ट होगा. बिल्कुल सही बात है. कभी कभी फ्रूट बन गया, कभी कभी फ्रूट बन गया लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ. ऐसा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है. ऐसे फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं. और बनाना इसका बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि बनाना में आपको सीड देखने को नहीं मिलेगा, है ना. बनाना का आपने सीड नहीं देखा होगा. तो ऐसे फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बोलते हैं, जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. ठीक है. तो पार्थिनोकार्पी क्या होता है? कैन बी इंड्यूस्ड. इंड्यूस का मतलब किसी में हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं. पार्थिनोकार्पी किसी में करा सकते हैं थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हॉर्मोन्स एंड सच फ्रूट्स आर सीडलेस. मतलब ग्रोथ हॉर्मोन्स के थ्रू हम क्या करा सकते हैं? पार्थिनोकार्पी मतलब कि एक ग्रोथ हार्मोन दिया. आपने पढ़ा है ना 10th क्लास में, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, जिब्रालिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, ये वाले जो ग्रोथ हार्मोन्स है, इनका एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से हम क्या कर सकते हैं? एक पर्टिकुलर प्लांट में इंजेक्ट करा और उस प्लांट को मजबूर कर दिया कि वो सेल डिवीजन करे. अब वो सेल डिवीजन करेगा, ठीक है, मान ली बात. तो वो करता क्या है? उसका जो एग है वो डिवाइड करके क्या बना देगा? पूरा का पूरा फ्रूट बना देगा. एग को तो मेल गैमीट के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाना चाहिए था. फिर जाइगोट से बनता एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो प्रेजेंट होता सीड वगैरह के अंदर और वो सारा स्ट्रक्चर बनाता. लेकिन हमने हार्मोन के थ्रू उससे ये कहा कि भाई हम कह रहे हैं करो, है ना. हम कह रहे हैं ऐसा होगा तो होगा. तो ये इस तरीके से है कि क्योंकि ग्रोथ हार्मोन ने सिग्नल दे दिया कि भाई काम होना है तो होना है. तो दैट इज द पॉइंट. ठीक है. तो पार्थिनोकार्पी में हमें केवल क्या चाहिए? ग्रोथ हार्मोन चाहिए, हमें कुछ और नहीं चाहिए. तो इसका मतलब मेल गैमीट की जरूरत नहीं है. बिल्कुल मेल गैमीट की कोई जरूरत नहीं है. क्या चाहिए हमें? सीधे सीधे एक हार्मोन चाहिए. ठीक है. कौन से? ग्रोथ हार्मोन्स. ठीक है. तो फॉल्स फ्रूट पढ़ लिया, ट्रू फ्रूट्स पढ़ लिया. अब हम बात करते हैं सीड्स के बारे में. थोड़ा सा और सीड के बारे में पढ़ेंगे और फिर पढ़ते हैं थोड़ा सा एपोमिक्सिस ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी. ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में. तो सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू द एंजियोस्पर्म. मतलब कि सीड की वजह से एंजियोस्पर्म्स के पास बहुत सारे एडवांटेज है. कौन कौन से एडवांटेज है देखते हैं. तो फर्स्टली सबसे पहले तो सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस सच एज पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर. इनमें वाटर का बहुत कम रोल है. बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट तो नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं पे डिपेंडेंट है, लेकिन ज्यादातर में इंडिपेंडेंट है. तो सीड का फॉर्मेशन जो है, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल. मतलब सीड जो है वो हम सीड जो का जो फॉर्मेशन है वो ज़्यादा डिपेंडेबल है, उस वो ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सकता है, ये कहना चाह रहे हैं. ऑल्सो द सीड्स हैव बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर द डिस्पर्सल टू द न्यू हैबिटेट एंड हेल्प द स्पीशीज टू कॉलोनाइज इन अदर एरियाज. मतलब सीड के पास ना अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज हैं. कहने का मतलब सीड के पास ना अलग अलग फीचर्स हैं ताकि वो एक नए हैबिटेट, नए एरिया में जाके अपने आप को ग्रो करा सकें और अपने नंबर को बढ़ा सकें. फॉर एग्जांपल जैसे कि एक बंदर है, तो वो एक आम के पेड़ के ऊपर जाता है, आम तोड़ता है और आम को खाएगा वो, है ना. अब हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए वो आम खा रहा है, तो क्या हो अगर वो बंदर ने आधा आम तो खाया लेकिन वो उसको तोड़ के एक ऐसी जगह पे फेंक देता है जहां पे आम का पेड़ नहीं है. मान लीजिए 300-400 मीटर आगे उसने वो तक वो खाया, और आधा जब उसका बच गया, उसको इंटरेस्ट नहीं रहा, उसने फेंक दिया. अब वो जो सीड था जहां पे उसने फेंका, उसको थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए और वो वहीं पे क्या बना देगा? एक नया पेड़ बना देगा. सेम प्रोसेस फिर वो क्या करेगा? जब एक नया पेड़ बनेगा उसमें से क्या होगा? मैंगोज आएंगे, उसमें मैंगोज आएंगे, अगेन सेम प्रोसेस रिपीट होगा. तो आप अब क्या समझ सकते हो कि पहले एक मैंगो प्लांट यहाँ था, है ना. अब उसकी वजह से एक दूसरा मैंगो प्लांट मान लीजिए 200-300 मीटर की दूरी पे यहाँ आ गया. अब सेम प्रोसेस जब रिपीट होगा तो ये क्या कर रहा है? अपना एरिया बढ़ा रहा है मैंगो प्लांट, है ना. तो मैंगो प्लांट अपना एरिया बढ़ा रहा है अपनी अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज को लेकर के, क्योंकि उसके सीड के चारों तरफ एक ऐसा मीठा, एक ऐसा मीठा फ्रूट है जिसको खाने के लिए एक एनिमल पाता है. और मोर ओवर अगर मान लीजिए कि ये सीड जो है इसी के नीचे गिर जाए, इसी के ही ये वाला जो पर्टिकुलर प्लांट है इसी के नीचे गिर जाए, यहीं से एक नया पेड़ निकल आएगा. क्योंकि अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो फ्रूट के अंदर तो न्यूट्रिएंट्स है,
वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात है। एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व, फ्रूट के अंदर द यंग सीडलिंग्स आर नरिश्ड अंटिल दे आर केपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन देयर ओन। तो जब तक वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, फ्रूट जो है और सीड जो है वो अपने आप को इतने कैपेबल होते हैं कि वो नरिशमेंट दे सकते हैं, जब तक कि एक पत्ती नहीं निकल जाती। एक पत्ती निकल गई बस, उसके बाद तो फोटोसिंथेसिस करके अपना काम वो चालू कर देगा। द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो। जो हमने पढ़ा टेस्ट और टेक बैंड, वो यंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। being parts being products of the sexual reproduction, they generate new genetic combinations leading to variations। तो अब हम ये पढ़ते हैं कि जो सीड्स हैं एक्चुअली में, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट हैं, तो उसमें नए नए कॉम्बिनेशंस, और उस नए नए कॉम्बिनेशन से हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। पेरेंट्स से अलग कैरेक्टर्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नाउ सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। जो हम एग्रीकल्चर करते हैं वो बेसिकली सीड के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर करना है तो सीड होना जरूरी है, अदरवाइज कुछ कुछ ऐसी प्लांट्स हैं जो बिना सीड के उगते हैं, बहुत लिमिटेड है मगर। नाउ डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी, एंड डोरमेंसी मतलब इनएक्टिविटी, जो भी हमने पढ़ा था। तो पानी की कमी या इनएक्टिविटी अगर मैच्योर सीड की हुई, तो ये जो है ये दो पॉइंट्स, ये क्रूशियल पॉइंट्स हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ द सीड। अगर हम सीड को किसी को स्टोर कर रहे हैं तो ये बहुत क्रूशियल पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं कि भाई उसकी डोरमेंसी कब से कब तक की है, उसके अंदर डिहाइड्रेशन कितना है, कैसे है, ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। विच कैन बी स्टोर्ड यूज टू स्टोर्ड एज फूड थ्रू आउट द ईयर एंड ऑल्सो रेज द क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन। तो हमें वो बचा के भी रखना है, और ये भी ध्यान रखना है वो जो सीड है वो इतना ड्राई ना हो जाए कि अगले सीजन में वो उगे ही ना, है ना। और पता लगा कोई ऐसा सीड है जो अगर आपने मान लीजिए 6 महीने में बो दिया तो ठीक, अदरवाइज वो उगेगा ही नहीं। तो ऐसे जो पर्टिकुलर हमारे जो सीड्स हैं उनका हमें एक नॉलेज होनी चाहिए, ये कहने का मतलब है। और डोरमेंसी की वजह से, इनएक्टिव की वजह से, इनएक्टिविटी डोरमेंसी की वजह से हमें एक एबिलिटी मिलती है कि हम उसको स्टोर कर सकते हैं, है ना। और डिहाइड्रेशन, वो पानी कंटेंट कम रहता है उनके अंदर, तो उन्हें वाटर की भी ऐसा जरूरत नहीं है कि जिंदा रखने के लिए कि भाई पानी हर बार ही देना है ना। तो ये भी एक पॉइंट है। तो दोनों चीजें हमें समझ के चलनी है कि हमें इनके डोरमेंसी का पता भी होना चाहिए कि कब से कब तक की डोरमेंसी है ना। और ये भी पता होना चाहिए कि डोरमेंसी की वजह से हम इसको इतने समय तक रख सकते हैं, है ना। ये चीज है, बात है। Can you imagine the agriculture in the absence of seeds or in the presence of seeds, which germinate straight away soon after the formation and cannot be stored? मतलब जैसे ही पर्टिकुलर वो सीड बना, एकदम से वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगा, उसको स्टोर करने का मौका भी नहीं मिलेगा। ऐसे भी कुछ सीड्स होते हैं। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। तो हाउ लॉन्ग डू द सीड रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स्ड। एक बार सीड को अगर मान लीजिए प्लांट ने अपने पास से छोड़ दिया, तब वो कब तक जिंदा रहते हैं सीड्स। दिस, अब ये वाली जो बात है, दिस पीरियड अगेन वेरीज ग्रेटली। ये अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग होता है। इन फ्यू स्पीशीज द सीड लूज वायबिलिटी। वायबिलिटी मतलब कि एक स्टेट कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, और वो टाइम पीरियड में अगर आपने उसको जर्मिनेशन के लिए कंडीशंस दी, वो जर्मिनेट कर देगा, चाहे वो उसके बीच में डोरमेंसी वगैरह सब कुछ आ गया। अब मान लीजिए वो वायबिलिटी उसकी 4 साल तक थी, मान लीजिए। अब आपने क्या करा, 4.5 साल बाद यहाँ अब आप उसको जर्मिनेशन के लिए सब कुछ दे रहे हो, अब वो ग्रो नहीं करेगा क्योंकि उसकी वायबिलिटी कब तक थी, 4 साल तक की। ऐसे तो सीड्स लूज वायबिलिटी विद इन अ फ्यू मंथ्स। तो कुछ स्पीशीज होते हैं जो कुछ महीनों में ही खराब हो जाते हैं। सीड्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज लिव फॉर सेवरल ईयर्स। ज्यादातर तो ऐसे होते हैं जो सालों तक चलते हैं, सालों साल चलते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो महीनों तक चलते हैं। Now, some seeds may remain alive for hundreds of years। कुछ ऐसे भी हैं जो hundreds of years तक जिंदा है। और अब हम कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं। There are several records of very old, बहुत पुराने, yet viable, अभी तक वो अलाइव है कि अगर उन्हें जर्मिनेशन कराएंगे जनरेट कर जाएगा। द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ अ ल्यूपाइन। अब ये ल्यूपाइन क्या होता है, एक ट्री है, ल्यूपाइन आर्क्टिकस, एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। ये एक प्लांट रहा है उस टाइम का, ये इसलिए उसका नाम आर्क्टिकस रखा है क्योंकि वो आर्कटिक टुंड्रा से हमने निकाला है, जो कि मतलब बहुत पुराना है।
कितना पुराना है अभी पढ़ते हैं। द सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर्स ऑफ डोरमेंसी। मतलब हमने उसको उगाया, तो हमने ये एस्टिमेट लगाया लगभग लगभग 10,000 साल बाद उसकी डोरमेंसी थी, 10,000 साल की उसकी डोरमेंसी थी और इनएक्टिविटी थी, और उसके बाद भी वो जिंदा रहा। इसका मतलब वो अभी तक वायबल था। ठीक है, वो अभी तक वायबल था। ठीक है, अ रीसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2000 ईयर ओल्ड वायबल सीड इज ऑफ डेट पाम। जो अभी रिसेंटली जो हमें पता लगा है, सबसे ज्यादा तो देखिए ल्यूपाइन का है, लेकिन रिसेंटली जो पता लगा है ज्यादा वाले एजेस में, ज्यादा वाले टाइम पीरियड में, दैट इज बेसिकली 2000 साल पुराना है। और किसका है? डेट पाम का है, खजूर जिसको बोलते हैं। तो फिनिक्स dactyliferा discovered during the archaeological excavation at King Herod's palace नियर द डेड सी। तो ये इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हमें मिला था, और इसकी पर्टिकुलर वायबिलिटी जो है अभी भी मेंटेन्ड थी उस टाइम पर जब ये इसको एक्सकेवेट करा गया, और ये सीड लगभग लगभग 2000 साल पुराना था। तो इतने टाइम तक सीड जो है वायबल रह सकते हैं कुछ कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज के। ठीक है, अब बचता है हमारा पॉली एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, चलिए कवर कर लेते हैं इसको। एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है, पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है? देखिए एपोमिक्सिस का जो मतलब है, इसमें हम सीड बनाते हैं, और पॉली एम्ब्रियोनी में हम क्या करते हैं, मल्टीपल एम्ब्रियोज बनाते हैं। अब पढ़ते हैं। ऑल्दो सीड्स इन जनरल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। सीड जो बनता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है ना। A few flowering plants, such as some of the asteraceae and grasses, have evolved a special mechanism to produce seeds without fertilization. यानी कि अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम फ्रूट प्रोड्यूस करें विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। बट अगर हम सीड्स प्रोड्यूस करें विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस और पार्थिनोकार्पी दोनों अलग अलग। एपोमिक्सिस इज फॉर द फ्रूट्स, पार्थिनोकार्पी इज फॉर द, सॉरी, एपोमिक्सिस इज फॉर द सीड्स एंड पार्थिनोकार्पी इज फॉर द फ्रूट्स। ठीक है, तो विद टू प्रोड्यूस द सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसी को क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ओके, दस apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction। ये लाइन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बीच में भी एक लाइन रहेगी, मैं पढ़ लेता हूँ। व्हाट इज फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड। ऐसा फ्रूट प्रोडक्शन क्या कहलाता है जिसको हम विदाउट फर्टिलाइजेशन हम बोलते हैं? तो इसका आंसर हमें ऑलरेडी पता है कि उसे हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी बोलते हैं, है ना। तो पार्थिनोकार्पी में हमने पढ़ा था कि फ्रूट प्रोड्यूस कर रहे हैं विदाउट द फर्टिलाइजेशन, तो ये वही है। दस एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब देखो क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, तो ये है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, लेकिन ये मिमिक्री कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हमने मिमिक्री क्यों कहा? मिमिक्री का मतलब कॉपी कर रहा है इसको, है ना, कहते हैं ना मिमिक्री कर रहा है, ये नकल उतार रहा है। तो ये नकल उतार रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। कैसे नकल उतार रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड बनते हैं, यहाँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ ही नहीं, लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो सीड बनना ही नहीं चाहिए। तो हम यही बोल रहे हैं ये ऐसे टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करी गई है, उसकी कॉपी करने की कोशिश करी गई है, और इसी चीज को हमने क्या बोला है, एपोमिक्सिस बोला है। नाउ देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स इन सम स्पीशीज। अलग अलग तरीके हैं एपोमिक्टिक सीड प्रोड्यूस करने की। कुछ स्पीशीज में क्या होता है, द डिप्लॉयड सेल इज फॉर्म विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब जब हम किसी में भी बेटा एक सेल बनाते हैं, एग सेल बनाते हैं, मतलब जब हम एग सेल बनाते हैं, जो हमने पढ़ा था एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है, जिसके साथ मेल गैमीट जो है होता है वो फ्यूज करता है, तब जाके हमने पढ़ा था कि सिनगैमी होती है ना, SYNGAMY, सिनगैमी होती है। तो हमने इसमें पढ़ा था कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट यानी कि एग जो होता है वो फ्यूज करता है। ठीक है, लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि जो ये वाला पर्टिकुलर एग जो है, यही 2n है, यही डिप्लॉयड है, और इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, यानी कि सिनगैमी हुआ नहीं, यानी कि मेल गैमीट आया नहीं, और यही पूरा का पूरा एग जो है यही डिप्लॉयड है। और क्योंकि ये डिप्लॉयड है, ये आगे जाके बिना फर्टिलाइजेशन करे अपने आप को डिक्लेयर कर देता है कि भाई मैं ही जाइगोट हूं और मैं ही एम्ब्रियो हूं।
एक्चुअली में है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिनगैमी नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि ये 2n है इसने अपने आपको डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैं ही जाइगोट हूँ, मैं ही एम्ब्रियो हूँ, और इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब तो मतलब ये एम्ब्रियो बन गया, विदाउट फर्टिलाइजेशन बन गया, बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या, अब एम्ब्रियो आगे जाके क्या बनाएगा, ये सीड, ये आगे जाके क्या बनेगा, ये सीड बनेगा। सॉरी आपको यहाँ का दिख नहीं रहा होगा, अपने आप को साइड में कर लेता हूँ, ओके। तो एम्ब्रियो अब ये किस में प्रेजेंट होगा बेटा, ये एक सीड में प्रेजेंट होगा, राइट। तो ये ही कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पर क्या होता है, कोई रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ, मतलब कि जो हमारा एग है ना, वो रिडक्शन डिवीजन से नहीं बना है, वो सीधे सीधे डिप्लॉयड है, और वो डिप्लॉयड ही अपने आप को घोषित कर रहा है कि भाई मैं हूं जो हूं, कुछ भी हूं, ठीक है, इस तरीके से। नाउ मोर ऑफन, ज्यादातर, एज इन मैनी सिट्रस एंड मैंगो वेराइटीज, ज्यादातर सिट्रस और मैंगो वेराइटीज में करता है, सम ऑफ द न्यू सेलर सेल्स, न्यू सेलर सेल्स आपको पता है कौन से होते हैं, आपको पता है कौन से होते हैं, कौन से होते हैं न्यू सेलर सेल्स, न्यू सेलस के सेल्स, कौन से होते हैं, न्यू सेलस के सेल्स। कहने का मतलब क्या है कि जो न्यू सेलस होता है हमारा, है ना, जो हमारा न्यू सेलस है, कहाँ होता है न्यू सेलस, एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ। तो न्यू सेल्स के कौन से टाइप के सेल्स होते हैं, ये तो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, है ना। अच्छा, अंदर एक जाइगोट बन चुका है, मतलब फर्टिलाइजेशन हो चुका है, ठीक है, किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर, ठीक है। तो सेंट्रल सेल था, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं इस एम्ब्रियो सैक के अंदर, या जो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था, इसके अंदर न्यू सेल्स के सेल्स कुछ कुछ प्रोट्यूड कर जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर। तो होता क्या है, न्यू सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो स्टार्ट डिवाइडिंग एंड प्रोट्यूड इनटू द एम्ब्रियो सैक, वो एम्ब्रियो सैक के अंदर घुसने लगते हैं, ठीक है, एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियोस। मतलब होना चाहिए था, देखो जाइगोट का डेवलपमेंट, ये जाइगोट था, इसको डेवलप होना चाहिए था एम्ब्रियो में, राइट, ये डेवलप एम्ब्रियो में होना चाहिए था। अब लेकिन हुआ क्या, और भी सेल्स जो थे वो अंदर घुस गए, तो उन्होंने, तो जो प्लांट ने सोचा कि भाई एम्ब्रियो सैक के अंदर तो ये प्रेजेंट है ही और डिप्लॉयड भी है, क्योंकि न्यू सेल्स तो डिप्लॉयड होता है। तो इन्होंने सोचा इसका मतलब ये भी एम्ब्रियो ही है, इसका भी डेवलपमेंट कर डालो। पर ये तो बहुत सारे एम्ब्रियो हो गए भाई, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा वाला ये ओरिजिनल था, कोई बात नहीं, सबका ही डेवलपमेंट करो। तो सबका ही डेवलपमेंट हो जाता है, मल्टीपल एम्ब्रियोज बन जाते हैं। तो अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज रेफर्ड टू एज पॉली एम्ब्रियो। इसी चीज को क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियो। लेकिन ओरिजिनल एम्ब्रियो तो एक ही है, बाकी कहाँ से आए हैं, न्यू सेल्स के सेल्स, ठीक है। तो पॉली एम्ब्रियो नहीं यहाँ से। अब यहाँ पर ये है कि हाइब्रिड जो वेराइटीज हैं ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड्स, जो हम हाइब्रिड खाते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा एक आलू बन गया है आज, है ना, कि हम एक पंपकिन के साइज का, कद्दू के साइज का एक आलू खा सकते हैं। तो हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली यूटिलाइज्ड, वो ज्यादातर हम यूज कर रहे हैं। कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड्स हैज ट्रेमेंडसली इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, क्योंकि हाइब्रिड का साइज भी बड़ा है, क्वालिटी भी अच्छी है, तो उससे प्रोडक्टिविटी और ज्यादा होती है, ईल्ड बहुत ज्यादा होती है, कमाई भी बहुत ज्यादा होती है। One of the problems of the hybrid is that hybrid seeds have to be produced every year. देखो हाइब्रिड के साथ कुछ ना कुछ दिक्कत तो आएगी, क्योंकि जहाँ एडवांटेज है वहाँ डिसएडवांटेज भी होता है। तो हाइब्रिड सीड्स के साथ एक डिसएडवांटेज ये है कि हाइब्रिड सीड्स को हमें प्रोड्यूस करना पड़ता है हर साल। इफ द सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम द हाइब्रिड आर सोन, मतलब उनको अगर उगाया जाता है मिट्टी में डाल के, द प्लांट इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर। मतलब if the seed collected from the hybrids are sown, अगर उनको उगाया जाए, ठीक है, द प्लांट ऑफ द प्रोजेनी, मतलब उनका जो बच्चा होगा, है ना, और हाइब्रिड का, तो हमने ये देखा कि भाई हाइब्रिड के बाद जो आते हैं ना, हाइब्रिड का तो ठीक है, लेकिन अब हाइब्रिड के बाद अगर उनके सीड लोगे हाइब्रिड के, उनको आप उगाना पसंद नहीं करो, क्यों, क्योंकि उसमें हमने देखा कि जनरली ना हाइब्रिड नहीं आते, हाइब्रिड से लो क्वालिटी वाली ब्रीड आती है। तो हाइब्रिड बस एक ही बार का होता है कि भाई हाइब्रिड सीड्स है, बस एक ही बार का है, बस उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स इज वेरी कॉस्टली एंड हेंस द कॉस्ट ऑफ द हाइब्रिड सीड्स बिकम एक्सपेंसिव टू फॉर द फार्मर। तो फार्मर के कॉस्टली पड़ता है और थोड़ा सा झाल झमेला भी ज्यादा है। इफ दीज हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमिक्स, मतलब कि एपोमिक्सिस में करा दी जाए, देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ द कैरेक्टर्स इन द हाइब्रिड प्रोजेनी। मतलब इसमें अगर हम एपोमिक्सिस करा दें, एपोमिक्सिस मतलब सीड बना रहे हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं करा रहे, तो उससे क्या होगा, वेरिएशन नहीं आएगा। वेरिएशन नहीं आएगा
तो नेक्स्ट जनरेशन में हमें ये ऑब्जर्व करने को मिलेगा बेटा कि क्या नहीं हो पा रहा है, जो सीड्स थे वो उनके अंदर रिसेसिव एक लोअर क्वालिटी का कैरेक्टर नहीं आएगा। ये जो लाइन है ना, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी जब आप जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ोगे। जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ोगे अगर आप समझना चाहते हो, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ शॉर्ट में। देखिए ऐसे है, ये हम आपने मेंडल के क्रॉसेस में पढ़ा है कि ऐसे बन जाता है। हम कह रहे हैं कि ये हाइब्रिड है, ठीक है। अब अगर आप इसके सीड बनाओगे, आपको ध्यान है जब हम इसकी सेल्फिंग कराते हैं तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन आता है, कैपिटल डी कैपिटल, ये वाले कॉम्बिनेशन आते हैं। तो हम ये कह रहे हैं हमारे पास ना इंफीरियर क्वालिटी भी आएगी। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हाइब्रिड के अगर आप सीड लोगे तो हाइब्रिड के सीड में ये भी आएगा। तो इसलिए आप एक काम करो, बस हाइब्रिड ही लो, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। या फिर एक काम करो, इस हाइब्रिड में आप क्या करा रहे थे, रिप्रोडक्शन करा रहे थे ना, एक काम करो भाई, इसका रिप्रोडक्शन मत करो, इसी को ही बार 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 क्या कराते रहो, इसके सीड्स बनाते रहो फर्टिलाइजेशन के बिना। तो वो क्या हो जाएंगे, ऐसे फर्टिलाइजेशन के बिना सीड्स कौन से होते हैं, अपोमिक्सिस के थ्रू प्रोड्यूस करे हुए सीड्स, अपोमिक्टिक्स, ठीक है। देन द फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड्स टू रेज न्यू क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर एंड ही डज नॉट हैव टू बाय हाइब्रिड सीड्स एवरी ईयर। बार बार उसे खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कहने का मतलब। Because of the importance of apomixis in the hybrid seed industry, active research is going on in many of the laboratories. हम actively research कर रहे हैं around the world to understand the genetics of the apomixis, कि apomixis actually में किस तरीके से काम करता है और apomictic genes होती है वो hybrid में किस तरीके से ट्रांसफर होती है, ठीक है। Okay, so this completes our chapter.